हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीआरपीसी और बीएनएसएस जो न्यू लॉ है उसका लास्ट पार्ट पार्ट 3 है, हम वो स्टार्ट करेंगे और इसी में खत्म कर देंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कोर्ट कैन रिकॉर्ड डीमिनर ऑफ अ विटनेस। डीमिनर का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंडक्ट है, उसका बिहेवियर है, विटनेस कैसा कंडक्ट शो करता है। विटनेस अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। हमने बोला कि कोर्ट कौन से सेक्शन में रिकॉर्ड करेगा विटनेस का कंडक्ट, विटनेस का डिमीनर। वो है सेक्शन 280। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमने बेयरेक्ट खोला, बेयरेक्ट में हमने इसको देख लिया, बस ये तो सबसे इजी था, डायरेक्ट था। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये भी डायरेक्ट है। जिसमें क्या बोला है कि सीआरपीसी में जो विटनेस का एग्जामिनेशन है, एब्सेंस ऑफ एब्सकॉन्डेड एक्यूज, कि एक्यूज तो भागा हुआ है, उसकी एब्सेंस में अगर हम विटनेस को एग्जामिन कर रहे हैं तो कहाँ दे रखा है, सेक्शन 299 में। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज कंटेन्ड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। क्या कह रहा है कि जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट डबल जियोपार्डी वो कौन से सेक्शन में है। देखो, अब ये ना ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और हम सेक्शन में दे रखे हैं, सेक्शन वाइज हमें दे रखे हैं, हमें फिर भी नहीं पता इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो देखो हम इस इन केसेस वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे। अब हमने जब ये पढ़ा, हमने ये सेक्शन के टाइटल्स पढ़े, यार इनमें तो हमें कोई भी नहीं समझ आ रहा क्योंकि ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा। हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन को छोड़ाएंगे। नहीं, हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली अपना दिमाग लगाना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने बोला सेक्शन 304 से स्टार्ट करते हैं। इसका टाइटल जब हमने पढ़ा, ये हमें पता लगा कि ये लीगल एड के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा लीगल एड जो स्टेट के खर्चे पे हमें मिलेगा। ठीक है, जो भी पर्सन पुअर है उसके रिगार्डिंग लीगल एड। 308 हमने पढ़ा जिसमें ये बताया है कि पर्सन को ट्राई किया जाएगा। उस पर्सन का ट्रायल कैसे होगा जिसने पार्डन की कंडीशंस को फॉलो ही नहीं किया, पार्डन की कंडीशंस को। तो इसका टाइटल तो ये जा रहा है। 300 का टाइटल क्या जा रहा है कि हम जो है एक्यूज्ड को ट्राई नहीं करेंगे फॉर द सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस के लिए हम उसको दोबारा ट्राई नहीं करेंगे अगर वो एक बार एक्विट या कन्विक्ट हो जाता है तो। वहां लिखा है 300 में। 302 में हमें टाइटल देखकर पता लगेगा, लिखा है परमिशन। किसकी परमिशन, प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने की, टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान से दोबारा देखो, प्रोटेक्शन क्या है अगेंस्ट डबल जियोपार्डी के। तो ये अगर हमने इन सेक्शंस को पढ़ा, हमें पता लग रहा है अरे यहाँ तो लीगल एड की बात कर रखी है, यहाँ पे पर्सन के ट्रायल की तो है, बट यहाँ पे टेंडर की बात कर रखी है, टेंडर ऑफ पार्डन, जो हमें 306 से 308 में पढ़ने को दिखता ही है। ठीक है, 302 में यहाँ पे बोला है कि अगर हमें प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करना है तो बचा कुचा आंसर हमारा क्या बचा, सेक्शन 300। ये सिर्फ उनके लिए मैंने थोड़ा सा कुछ बताया है जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि हम क्वेश्चन को कैसे देखें। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, डबल मतलब दो बार, ऐसे आइडिया लगाना। और मैंने यहाँ क्या लिखा है कि हम सेम ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं करेंगे, इसका मतलब डबल, दूसरी बार हम उसको ट्राई नहीं करेंगे। इस वजह से आंसर होगा बी। ये सिर्फ उस केस में है जब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कौन है जो कैन टेंडर पार्डन टू अकम्प्लिस अंडर सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी। 306 सीआरपीसी की बात करी है कि कौन जो है पार्डन टेंडर कर सकता है अकम्प्लिस को। देखो, पार्डन मतलब वैसे तो ये होता है कि हम उस बंदे को, मिस्टर एक्स को कह रहे हैं कि ठीक है मैं तेरे को छोड़ दूंगा, तो जो तेरे दोस्त है ना वाई जेड, उनके बारे में सच सच बता दे, इन दोनों में से ऑफेंस किसने किया है, हम तेरे को छोड़ देंगे, बट तेरे को इनके बारे में फुल हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये हम कहते हैं टेंडर ऑफ पार्डन। तो ये सेक्शन 306 में लिखा हुआ है, कौन करवा सकता है, सीजीएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, ध्यान रखना, जो सीजीएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ये दोनों जो है टेंडर करवा सकते हैं पार्डन इन्वेस्टिगेशन पे, इंक्वायरी पे और ट्रायल पे। देखो, जब हमारा कोई प्रोसीजर ट्रायल का चलता है, सबसे पहले वहां होती है पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद आती है हमारी इंक्वायरी। जब इंक्वायरी हो जाती है उसके बाद वाला प्रोसीजर, चार्जेस फ्रेम होने के बाद का जो प्रोसीजर होता है वो हमारा होता है ट्रायल का। ठीक है, तो ये दोनों जो है ए और बी, ये तीनों स्टेज पे पार्डन टेंडर करवा सकते हैं।
ओके। बट जो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है वो सिर्फ इस वाली स्टेज पे और इस वाली स्टेज पे टेंडर कर सकता है पार्डन। कौन कौन सी पे? इंक्वायरी पे और ट्रायल पे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कुछ बन सकता है थोड़ा सा चेंज करके। और ये लिखा कहाँ है? हम जब सेक्शन 306 का सबसेक्शन फर्स्ट पढ़ेंगे उसी में दिख जाएगा। ठीक है। फ्री लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट्स एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। कहाँ दे रखा है फ्री लीगल एड? अभी हम बोलेंगे ये तो 304 में है, ठीक है, बट ये तो ऑप्शन में ही नहीं है हमारे। अच्छा, ये बीएनएसएस लिखना भूल गई मैं, ये न्यू क्रिमिनल लॉज की बात कर रहा है, तो वो कहाँ दे रखा है? सेक्शन 341 में। ये भी डायरेक्ट पेयर एक्ट था। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा है टेंडर ऑफ पार्डन और कंप्लेंट्स को बीएनएसएस में कहाँ पे है? 343। इस वाले पार्ट में ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस है। जो पार्ट 1 और 2 था उसमें हमने थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी लिए थे, पर इसमें डायरेक्ट मिलेंगे ज्यादातर। ड्यूरिंग ट्रायल स्टेटमेंट ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन आर रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट। सीआरपीसी में हमने बोला देखो, ट्रायल के दौरान क्या होता है, कोर्ट कोशिश करता है कि मैं ना एक बार एक्यूज्ड को बुला लेता हूँ, थोड़ा सा ना उसके बारे में जनरल इंक्वायरी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैं उसको कोई वार्निंग नहीं दूंगी एक्यूज्ड को, मैं उसको बुलाती हूँ और मैं थोड़ा जनरल पूछ लेती हूँ। अच्छा, तू वहां क्या कर रहा था? तूने वहां पे किसको देखा था? ठीक है। जब वहां पे तू कह रहा है तूने कुछ नहीं किया, बट वहां पे जब गोली चली, तू उस शॉप पे कर क्या रहा था? तू वहां पे किस टाइम पहुंचा था? तू वहां से निकला कितने बजे था? तो मैं क्या करूंगी, मेरी कोशिश ये रहेगी मैं सिर्फ जनरल सिनेरियो जान पाऊँ उस बंदे के खुद के मुंह से। तो मैं यहाँ पे कोई भी वार्निंग उसको नहीं देती कि तू तैयार होकर आई हो क्वेश्चंस के लिए, मैं तेरे से क्वेश्चंस पूछूंगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो दे रखा है 313 में जनरल। और 315 में एग्जामिनेशन कौन सा दे रखा है? जब एक्यूज्ड खुद रिटर्न रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को अब एग्जामिन कर लिया जाए। ठीक है। Which of the following courts have power to withdraw cases under 449? 449 में साफ दे रखा है सेशन कोर्ट। ओके, अगले पे आ जाओ। सेक्शन 315 अभी मैंने बताया कि हम एक्यूज्ड कैन नॉट बी अ विटनेस। हाँ, एन देखते हैं, एन एक्यूज्ड कैन बी कंपेल्ड टू गिव हिज ओन एविडेंस। अरे तुम कंपेल तो कर ही नहीं सकते उसको। एन एक्यूज्ड कैन बी कॉल्ड ओनली ऑन हिज रिक्वेस्ट इन राइटिंग। ठीक है, तो जब वो राइटिंग में रिक्वेस्ट करेगा हम तभी उसको एज अ विटनेस बुलाएंगे, हम उसको वरना नहीं बुलाएंगे। कौन सा सेक्शन? 315। पर 313 में हमें कोई उसकी परमिशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगले पे आ जाओ। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर। देखो हमें पता है सीआरपीसी में पीछे एक प्रॉपर टेबल दे रखी है। ठीक है, उस टेबल को हम देखते क्या सोचेंगे, हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में नहीं भाई, क्वेश्चन पढ़ो। क्लासिफिकेशन कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल की कहाँ है? ध्यान रखना बच्चों, जिसको नहीं पता, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल बुक के लास्ट में हमें ये शेड्यूल्स दिए होते हैं। ठीक है, तो देखो पीछे कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल नहीं है, रेदर सेक्शन नंबर है, जो ऑफेंस हुआ है उसके बारे में है, पनिशमेंट कितनी मिलेगी, वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल है या नॉन बेलेबल, और लास्ट कॉलम है वो किसके द्वारा ट्रायबल होगा। तो कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल नहीं है वहां पे, तो कहाँ दे रखा है? सेक्शन 320। जब हमें आंसर पता है पीछे नहीं है तो भाई इन दोनों सेक्शंस की तरफ भी नजर मार लो, इसको बेयर एक्ट के इंडेक्स से पढ़ लो कि क्या बोल रहे हैं दोनों सेक्शन, तो वहां पे 320 है। ठीक है। जजमेंट कंटेन्स, जजमेंट में क्या कुछ होता है? अब देखो कोई सेक्शन नंबर नहीं, कोई बात नहीं, इंडेक्स में जाओ, जजमेंट का टॉपिक उठाओ कहाँ पे है। जजमेंट में तुम्हें सबसे पहला या दूसरा, देखो क्या होता है जब कोई टॉपिक आ रहा है ना, उसका हमें इंपॉर्टेंट सेक्शन पता लग जाएगा, फर्स्ट वाला ही है सेकंड वाला ही है, उसमें प्रॉपर लिखा है, कंसाइज स्टेटमेंट होनी चाहिए केस की, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, और किस बेस पे डिसीजन किस बेस पे दिया और रीजन क्या था उस डिसीजन के पीछे। और अगर मानो ये तुम्हें क्वेश्चन वैसे भी नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा सोचो, जब जज साहब अपना जजमेंट लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, जो जो केस में हुआ मैं पहले उसके बारे में कंसाइजली लिखूंगी कि हाँ, मैं कैसे लिखूंगी कंसाइजली कि हाँ ए ने बी को मारा था, ये एविडेंस हुए हैं, इन लोगों ने देखा था, ऐसे वैसे। पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन लिखूंगी कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स इन दोनों पार्टीज के बीच में फ्रेम करे हैं। फिर मैं अपना फैसला लिखूंगी और मैं फिर उसके पीछे रीजन लिखूंगी कि मैंने ये फैसला क्यों दिया। तो अगर हमें ये नहीं भी मिल रहा तो हम इसमें बिल्कुल स्मार्टली सोचकर आंसर करेंगे ऑल ऑफ द अबव। ओके, अगले पे आ जाओ। विच इज द सेक्शन रिसेंटली इंसर्टेड इन सीआरपीसी। देखो सीआरपीसी की बात की है इसलिए इन्होंने रिसेंटली वर्ड यूज कर दिया। प्रोवाइडिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम।
देखो ये जो सेक्शन है ना 357 ए बी सी, इनको थोड़ा सा देखना हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमें पता है ये 357 ए बात करता है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के लिए। इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आता है, वो है ये जो बोल रहा है हर स्टेट गवर्नमेंट द along नहीं एवरी स्टेट गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे आएगा डैश डॉट 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 डॉट, the central government shall prepare a scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim। कह रहे हैं विक्टिम के लिए जो भी कंपनसेशन की स्कीम बनती है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो स्कीम बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन करती है, ना कि कोलैबोरेशन करती है, ना ही परमिशन लेती है, ना ही कंसल्टेशन। क्या करती है? कोऑर्डिनेशन। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें ना सेक्शन नंबर है, देखो हमें क्वेश्चन को पढ़कर समझ आ रहा है ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, कंपनसेशन की बात कर रहा है टू द विक्टिम्स। अब हमें इंडेक्स में ये देखना होगा कि कंपनसेशन विक्टिम्स को कहाँ दिया जाएगा, फिर हम उस सेक्शन पर जाएंगे, ठीक है। और अगर ये फिर भी तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो अभी मैंने बताया विक्टिम को जो कंपनसेशन मिल रहे हैं वो वाले सेक्शंस, न्यू सेक्शंस जो सीआरपीसी में थे उनको पढ़कर जाना थोड़ा, ओके। कोर्ट इम्पोज डेथ सेंटेंस, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सच जजमेंट टू डेथ कन्विक्ट। ठीक है, इसमें भी अब थोड़ा सा सोचो। कह रहे हैं अगर मिस्टर एक्स को डेथ सेंटेंस दे दी, सर्टिफाइड कॉपी है जो जजमेंट की, एक्स को हमें कैसे देनी है? जब वो चाहे तब, सिर्फ उसकी एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो इमीडिएटली, चाहे उसने अप्लाई किया हो या ना किया हो, विल नॉट बी गिवन, हम देंगे ही नहीं। अब देखो सपोज मिस्टर एक्स को हो गई डेथ सेंटेंस, अब जैसे इसको पता लगी कि इसको तो हो गई डेथ सेंटेंस, अब ये सबसे पहले क्या करेगा? उससे सुपीरियर कोर्ट में जाएगा, उससे हायर कोर्ट में जाएगा। क्यों? अपील करने कि हाँ मेरे को डेथ सेंटेंस दे दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। इसका मतलब भाई तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, चाहे तू अप्लाई करे या ना करे कॉपी के लिए, बट हम तेरे को दे देंगे। क्यों? डेथ सेंटेंस हमने तेरे को इम्पोज करी है इस वजह से, ओके। On being submitted the sentence of death by court of session, the high court में, देखो कोर्ट ऑफ सेशन जब डेथ सेंटेंस देता है तो वो हाई कोर्ट के पास जाती है कंफर्मेशन के लिए। और इंडेक्स में देखेंगे पूरा टॉपिक है, पूरा टाइटल है बकायदा किस चीज का, सबमिशन ऑफ डेथ बाय कंफर्मेशन, ठीक है। दो, जब कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए भेजती है डेथ सेंटेंस को, चलो बताओ किस किस के पास पावर है डेथ सेंटेंस ग्रांट करने की? कोर्ट ऑफ सेशन पास, करेक्ट। हाई कोर्ट पास, करेक्ट। एंड एडिशनल सेशन जज, किसके पास? एडिशनल सेशन जज के पास भी ये पावर होती है डेथ सेंटेंस देने की, बट सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, कंफर्मेशन की कंफर्मेशन होनी होगी हाई कोर्ट से। तो जब सबमिट करा सेंटेंस ऑफ डेथ बाय कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट कंफर्म भी कर सकता है, एनल भी कर सकता है, मतलब कैंसिल भी, या कोई और सेंटेंस अगर पास करना चाहे हाई कोर्ट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अगले पे आ जाओ। Which one of the following sections of CRPC provide करता है power of the High Court to confirm the sentence या annul the conviction? देखो 366 और 368 में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर 366 नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे 366 में कोर्ट ऑफ सेशन तो हाई कोर्ट को दे रहा है कंफर्मेशन के लिए, पर पावर कहाँ है हाई कोर्ट के पास? वो है 368 में। जितनी भी पावर्स मैंने बताई ना कि वो चेंज करता है, कोई भी और सजा दे सकता है, कैंसिल रिसाइन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, एक्सेस कम कुछ भी कर सकता है, वो 368 में पावर है। 366 में तो वो आगे देता है हाई कोर्ट के पास, ठीक है। अगले पे आ जाओ। अब देखो A has been convicted by a magistrate of the first class and was sentenced with imprisonment for a term of 1 month। क्या A अपील कर सकता है? अब हम क्या बोलेंगे इसको देखते। देखो इसमें क्या हुआ, जो ट्रायल मैजिस्ट्रेट था फर्स्ट क्लास वाला, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उन्होंने क्या किया, उस बंदे को ए को कन्विक्ट कर दिया और उसको सजा कितनी दी? सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए। अब हम नॉर्मल सोचेंगे क्या ए अपील कर सकता है? आंसर कहते हैं ना ना ए तो नहीं अपील कर सकता। अरे नहीं भाई, ये नहीं होगा। इसके लिए तुम लोग जाओ अपील वाले चैप्टर में, अपील वाले में जब हम गए, इसका मतलब क्या है? देखो 1 मंथ, हम क्या बोलेंगे भाई इतनी छोटी सजा, तो पिटी पिटी केसेस हैं, इतनी छोटी सजा, इसको देख के तो हमने कर दिया वो अपील नहीं कर सकता, बट वो अपील कर सकता है। ये कहाँ दे रखा है हमें?
सेक्शन 376 बताता है कि अपील जो है हम पिटी केसेस में कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे बता रखा है नो अपील इन पेटी केसेस नहीं कर सकते, बट कुछ कंडीशंस है। 1 मंथ वाला पेटी केस में इंक्लूड नहीं है इन केस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसका मतलब देखो, अगर हाई कोर्ट ने, मैं अभी टेबल बता देती हूँ, अगर हाई कोर्ट ने पनिशमेंट पास करी 6 महीने से ऊपर की नहीं करी, या फिर फाइन पास किया बट 1,000 से ज्यादा का नहीं किया। मैंने बोला हाई कोर्ट ने अगर 6 महीने से ऊपर की सजा नहीं दी या फाइन 1,000 से ज्यादा का नहीं दिया, या कोर्ट ऑफ सेशन या जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है इसने सजा दी बट 3 महीने से ज्यादा नहीं दी, या जो फाइन था वो 200 रुपए से ज्यादा नहीं दिया, 200 से ज्यादा नहीं दिया, ठीक है। या फिर मैंने बोला जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसने जो सजा दी वो 100 रुपए से ज्यादा नहीं दिया, ओके। या फिर मैंने बोला जो समरी ट्राइबल केसेस होते हैं सेक्शन 260 में, वहां पे मजिस्ट्रेट ने जो फाइन है वो कितने से ज्यादा नहीं दिया, 200 से ज्यादा नहीं दिया, तो बेटा जी आप लोग इन केसेस में अपील में नहीं जाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे क्या लिखा था देखो, क्वेश्चन में हमारे लिखा था कि जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है उसने सजा दी 1 महीने की। अब इसमें टेबल पे आओ, मैंने बोला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने सजा दी, अगर 100 रुपए से ऊपर की सजा नहीं दी तो तुम अपील में नहीं जाओगे। अब यहाँ दी है सजा 1 महीने की, तो तुम अपील में जा सकते हो। इसका मतलब हमें ये तो पता लग गया हम अपील में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 मंथ बोला है, और अपील में कब नहीं जाएंगे, जब 100 से ऊपर का फाइन नहीं है तब नहीं जाते, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला अपील में तो जाएंगे, किसके पास जाऊं अपील में, सेशन कोर्ट पास जाऊं, सीजीएम पास जाऊं, या हाई कोर्ट पास जाऊं। कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये सेम हमें दे रखा है 374 में कि जब बंदा कन्विक्ट हो जाता है वो बंदा अपील कहाँ करेगा। तभी मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने से नहीं बनती बात, क्लास को ध्यान से सुनो, क्योंकि वो उसी टाइम वहां क्लिक करेगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपील वाला। मैंने बोला सेक्शन 374 में बता रखा है कन्विक्ट करने पे तुम्हें अपील कहाँ करनी है। देखो, अगर हाई कोर्ट ने मिस्टर एक्स को कन्विक्ट कर दिया तो ये जाएगा भागा भागा सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। बट अगर सेशन जज ने कन्विक्ट किया, या फिर एडिशनल सेशन जज ने कन्विक्ट किया, या फिर ऐसी कोई पनिशमेंट है जो जज ने दी है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ऊपर की है, ये बंदा भागा भागा जाएगा हाई कोर्ट में अपील करने की के लिए, ठीक है। फिर मैंने बोला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, असिस्टेंट सेशन जज है, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, या फिर 325 में सेक्शन में कोई सजा दी है, या उसका 325 का कोई केस है, या 360 में, 360 कौन सा है हमारा प्रोबेशन वाला, तो यहाँ पे बंदा जाएगा कन्विक्ट होने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन के पास अपील करने। देखो दोबारा देखते हैं, मैंने बोला कि जब बंदा कन्विक्ट हो जाएगा वो अपील कहाँ करेगा। अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया भागा भागा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। अगर सेशन जज ने, एडिशनल सेशन जज ने 7 साल से, ये दोनों तो हैं ही अलग अलग, या कोई और जज जिसने 7 साल से ज्यादा की सजा दी है, वो भागा भागा जाएगा हाई कोर्ट में। तीसरा केस, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट किया, असिस्टेंट सेशन जज ने, फर्स्ट क्लास ने, सेकंड क्लास ने, या 325 में या 360 वाले में कन्विक्ट अगर बंदा हुआ तो वो भागा भागा कहाँ जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन के पास। अब हमारा केस बताओ, फर्स्ट क्लास वाले ने किया था, फर्स्ट क्लास ने किया, ये फॉल करता है यहाँ पे, ये रहा, तो कहाँ जाएगा भागा भागा, कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तो आंसर क्या होगा हमारा, कोर्ट ऑफ सेशन के पास। समझ गए, बहुत इजी था ये। चलो आगे चलते हैं। Under which section of CRPC the provision for reference to High Court is given? रेफरेंस कहाँ गिवन है, सेक्शन 395। 397 में क्या है, 397 में तो रिवीजन बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा इनमें से सही मैच नहीं है, ठीक है। हम इंडेक्स खोलेंगे हमें दिख जाएगा रेफरेंस सही है, ये भी सही है, अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन भी सही है जो मैंने अभी बताया, अबेटमेंट ऑफ अपील 393 में नहीं है, 393 में नहीं है, 394 में है। 393 में क्या है फिर, 393 में जब हमारी जजमेंट फाइनल हो जाती है, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, ओके। अगले पे आ जाओ, 428 में
पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय अ कन्विक्ट कैन नॉट बी सेट ऑफ, भाई कैन नॉट सेट ऑफ ड्यूरिंग, इसका मतलब क्या है पीरियड ऑफ डिटेंशन। देखो हुआ क्या, 1 साल का टाइम था, ठीक है। अब क्या हुआ, उस बंदे ने, यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इंक्वायरी चल रही थी, ट्रायल चल रही थी। अब इन्होंने क्या बोला, ऐसे करते करते ना 1 साल की जगह इसको बोलो 12 महीने, ऐसे करते करते क्या हुए 10 महीने तो इसने निकाल दिए जेल में। इसको जो सजा मिल रही थी वो 12 महीने की, 10 महीने निकाल दिए। अब इसमें क्या बोला, 428 में जो डिटेंशन का पीरियड है 10 महीने जो वो यहाँ रहा, कन्विक्ट ने जो अपना वहां पे टाइम स्पेंड किया, कैन नॉट बी सेट ऑफ, एक बार हम कैन नॉट वाला चीज नहीं पढ़ते, हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब जो उसके 2 महीने बचे, जो 12 महीने थे उसमें हमने 10 महीने सेट ऑफ कर दिए, कहाँ से, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल, जितना भी टाइम वो रहा वो सब सेट ऑफ हो गया। हम उसको सेट ऑफ कहाँ से नहीं कर सकते, ऑब्वियसली दूसरे केस से। अरे भाई अगर तू दूसरे केस में पूरे 12 महीने रह लिया, इस केस में थोड़ी ना, प्रेजेंट केस में थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। प्रेजेंट केस में तो जितना टाइम तू इन तीनों स्टेज पे रह लिया सिर्फ वो ही सेट ऑफ होएगा, दूसरे केस का कोई लेना देना नहीं है तेरा इस सेट ऑफ से, ठीक है। अगले पे आ जाओ। हमने बोला प्रोविजन ऑफ, जो ये बेलेबल ऑफेंस है, बेल जो है ग्रांट करता है एज अ मैटर ऑफ राइट। ये चीज हमें पता है कि अगर मानो नहीं, हमें नहीं पता, हम ऐसे ही मान के चलेंगे, बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है कि हम बेल लेने का एब्सोल्यूट राइट रखते हैं, या मैटर ऑफ राइट है, नहीं, हम इसको एब्सोल्यूट राइट नहीं करेंगे, बट हाँ ये हमारा मैटर ऑफ राइट है, हमें इसका राइट है, मतलब हमें बेल लेने का हक है। और वो कौन दे सकता है, दोनों, पुलिस ऑफिसर भी, यहाँ पे आ जाएगा सी, पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है और कोर्ट भी हम किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रोविजन ऑफ बेल या बेल बॉन्ड बीएनएसएस में कहाँ है, चैप्टर खोलेंगे 35। नेक्स्ट, एंटीसिपेटरी बेल, पहले हम देखते हैं एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। मिस्टर एक्स को लगा कि मुझे तो ये लोग अरेस्ट करने वाले हैं किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, नॉन बेलेबल जब मुझे आसानी से बेल नहीं मिलेगी, मिल जाती है पर कुछ कंडीशंस होते हैं कि नॉन बेलेबल में कब बेल नहीं मिलती। तो मैंने बोला मिस्टर एक्स को लगा कि मेरे को तो अरेस्ट करने वाले हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो मैं भागी भागी जाऊंगी और मैं किसको बोलूंगी, मैं मेट्रोपॉलिटन नहीं, मैं कोर्ट ऑफ सेशन को या हाई कोर्ट के पास जाऊंगी और वहां बोलूंगी प्लीज मेरे को आप लोग बेल दे दीजिए, मुझे ऐसी एप्रीहेंशन है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी बेल 438 में, और वो देता कौन है, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, तो बोथ बी एंड सी, ठीक है। अगले पे आ जाओ। अब ये कंसेप्ट कहाँ है, बीएनएसएस में, बीएनएसएस में हमें दे रखा है, जैसे ऊपर सीआरपीसी था 438, बीएनएसएस में आ जाएगा ये हमारा 482, ठीक है। अगले पे आ जाओ। जनरल रूल, देखो अब इसमें कोई भी सेक्शन नहीं लिखा, इसको कैसे करेंगे। जनरल रूल क्या है, जब हमें कोई भी अमाउंट फिक्स करना है किसी बॉन्ड का, अंडर प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड इज दैट इट शुड नॉट बी, वो क्या नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखो, अगर मानो मैंने 10,000 की चोरी करी, ठीक है, 10,000 की चोरी करी, मुझे कर लिया अरेस्ट, अब मेरे को क्या है, वो लोग बेल पर छोड़ रहे हैं, मतलब मेरे को क्या है, जमानत दे रहे हैं, अब मेरे को बेल पर छोड़ रहे हैं। जब मुझे बेल पर छोड़ा, मुझे कह रहे हैं हाँ जी मैडम जी हम आपको बुलाएंगे, आप आ जाओगे ना, मैंने कहा हाँ जी सर आ जाऊंगी। अरे हम कैसे माने, क्या गारंटी दे रहे हो आप अपनी, ठीक है, चुपचाप अपना बेल बॉन्ड भर कर जाओ, बेल बॉन्ड भर कर जाओ, मतलब कि अपनी गारंटी लिखो उसमें कि हाँ अगर मैंने कुछ भी वायलेशन करी थी कंडीशन का तो कुछ अमाउंट के लिए मैं लायबल होंगी। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 लाख रुपए, जज साहब ने बोला मैडम जी 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर आप नहीं आए या आपने कोई कंडीशन तोड़ी तो। अब देखो मैंने ऑफेंस किया 10,000 का, अरे आप लोग मेरे से ले रहे हो 1 लाख, ऐसा नहीं हो सकता, 10,000 है कोई बात नहीं, अगर मेरी गारंटी चाहिए तो थोड़े और अमाउंट को एक्स्ट्रा जोड़ लो, बट ये नहीं है 10,000 के बदले मैंने 10,000 का सामान चुराया तो तुम लोग 1 लाख की बॉन्ड भरवा रहे हो, नहीं। तो इट शुड नॉट बी एक्सेसिव, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले पे आ जाओ। irregularities which do not vitiate the trial,
इसका मतलब अगर हमारी प्रोसीडिंग्स में कुछ थोड़ी मोटी गड़बड़ हो गई, इरेगुलरिटीज हो गई, तो वो हमारी ट्रायल को कैंसिल नहीं करेगी, खत्म नहीं करेगी, प्रोवाइडेड वो गुड फेथ में करी गई हो। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा है 460 में। बट कुछ इरेगुलरिटीज ऐसी होती हैं जो हमारे ट्रायल को खत्म कर देती हैं, वो है 461 में। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अगर ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, देखो हमें नहीं पता यहाँ सेक्शन नंबर क्या है, बट क्वेश्चन बढ़ो, इन्होंने बोला है फाइन के साथ ही सिर्फ पनिशेबल है ऑफेंस, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब हम इसमें लिमिटेशन एक्ट में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है सीआरपीसी में भी लिमिटेशन पीरियड गिवन है। बस ठीक है, वो चैप्टर खोलोगे उसमें पता लग जाएगा कि जब फाइन साथ पनिशेबल है 6 महीने का टाइम है उसमें। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। इसका पूरा हेडिंग प्रॉपर 469 में लिखा है कि कब से कमेंस माना जाएगा, कब से मान लेंगे कमेंसमेंट हो चुकी है पीरियड ऑफ लिमिटेशन की। कहाँ है 469 में। और देखो इसमें क्या है, एक टर्म है सी, के और आई। कब से मानेंगे कि हमारा जो लिमिटेशन स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, सी मतलब डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि जब वो ऑफेंस कमिट हुआ तब से मान लेंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे नॉलेज, ये क्या है, वो है कुछ वर्ड्स जिनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। नॉलेज मतलब हमें पता नहीं था कि इस बंदे ने किया, जैसे हमें इस चीज की नॉलेज आ जाएगी तब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। मुझे पता ही नहीं था मिस्टर एक्स कौन है या किसने ये ऑफेंस किया, तो जैसे मुझे मिस्टर एक्स के बारे में नॉलेज आ जाएगी हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट। ठीक है, फिर इसी इसी तरह एक और चीज क्या है, आइडेंटिटी। यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे नॉलेज में आइडेंटिटी, ऑफेंस की नॉलेज, कि मेरे को तो पता ही नहीं था मिस्टर एक्स ने ऑफेंस किया, जैसे मुझे पता लगा कि ऑफेंस हो गया है, मेरी नॉलेज में आ गया है ऑफेंस, वैसे पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी, मेरे को पता ही नहीं किसने किया, मुझे जैसे पता लगा मिस्टर वाई ने ऑफेंस किया, तो जैसे उसकी आइडेंटिटी मेरे को पता लग गई, मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अगले पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स दैट नो जज या मजिस्ट्रेट, कोई भी जज या मजिस्ट्रेट वो केस ट्राई नहीं करेगा जिसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो। कहाँ लिखा है, सेक्शन 479 में। ओके, अब इनहेरेंट पावर्स 482 में कैन बी एक्सरसाइज बाय एनी क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। 482 पढ़ेंगे हमें फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही मिल जाएगा, हाई कोर्ट के द्वारा ही इनहेरेंट पावर्स का यूज किया जाता है। देखो बाकी जो कोर्ट्स हैं इनहेरेंट पावर्स एक्सप्रेसली नहीं दे रखी है, बट हाँ उनके पास क्या होती है, इंसिडेंटल, या हम क्या कह सकते हैं, एंसिलियरी, ये वाली पावर्स उनके पास होती हैं। ठीक है, पर इनहेरेंट पावर्स किसके पास होती है, 482 में हाई कोर्ट के पास। समझ गए। तो यहाँ पे हमारा होता है सीआरपीसी का पार्ट 3 खत्म। अब हम अगली वीडियो में दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। थोड़े ही दिन रह गए हैं, प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाओ। जिसने अभी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है, बेयर एक्ट खोलो, एक बार रीडिंग देनी जरूरी है, समझो मेरी बात। ये चीज बेयर एक्ट का इंडेक्स एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लो प्लीज, बाद में हमें किसी चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। उससे अच्छा कि हम अभी से थोड़ा सा काम कर लें। अभी भी अगर जिसने स्टार्ट नहीं किया है कोई बात नहीं, लेट नहीं हुआ है, बुक्स खोलो, कोशिश करो, एक बार गो थ्रू करो, बस फिर फ्री। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।